जीनियस गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट वाइज न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो एकेटीयू के आपका जो सिलेबस पिछले 4-5 पेपर हुए हैं, उन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में पूछे गए हैं एकेटीयू के एक्सटर्नल एग्जाम में, वो हमने यूनिट वाइज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको न्यूमेरिकल यूनिट वाइज देखने को मिल जाएंगे। हम यहां पर बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट की, और थ्योरेटिकल पार्ट में हम यूनिट नंबर फर्स्ट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट से आपके 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में डेफिनेटली 7 नंबर में बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 7 नंबर में पूछा जाता है। बहुत सारी टर्म्स जो यहां पर दी गई हैं उनको कंबाइन करके, या फिर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने इससे पहले एक वीडियो में कवर अप कर लिए थे इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स। आज हम यहां पर बात करेंगे एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, या जो एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स में, वो हम यहां पर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अंत में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए, और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट एलिमेंट्स की। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सर्किट एलिमेंट्स है उसका मेन उद्देश्य है कि वो कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं, है ना, और फिर ये एलिमेंट जो हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट या कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर्किट में, उन सबको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन द सर्किट। फिर हम इनको कैटेगराइज जो करते हैं इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स में, तो सर्किट एलिमेंट्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। मतलब जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सर्किट में, तो वो आपके एलिमेंट्स 2 तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पैसिव एंड सेकंड वन इज द एक्टिव कंपोनेंट्स। और यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे 2 नंबर में या फिर इसके साथ और एलिमेंट कंबाइन करके ये 7 नंबर में आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की, तो इनको कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो पैसिव एलिमेंट्स डू नॉट जनरेट द एनर्जी। आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट होती हैं जो एनर्जी जनरेट नहीं करती हैं, बट कैन स्टोर और डिसिपेट इट। लेकिन स्टोर करेंगे या उसको डिसिपेट करेंगे, इसको एनर्जी को, वो एलिमेंट्स आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। दे इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि रजिस्टर, रजिस्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने यहां पर भी आपका थोड़ा सा लिटिल बिट यहां पर इंक्लूड कर लिया है। जैसे रजिस्टर क्या करता है, रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको रोकने का काम, उसको कम या ज्यादा करने का काम करता है। ज्यादा का मतलब मेरा कहने का यह है कि उसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर रजिस्टेंस की वैल्यू आप वेरी कर रहे हैं तो वहां पर करंट की वैल्यू भी वेरी होती रहेगी। कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। विद एग्जांपल मैंने आपको इसको बताया हुआ है ऑलरेडी। जैसे लाइट बल्ब्स हैं, हीटिंग एलिमेंट्स हैं इन द टोस्टर, या फिर आप देखते हैं जो हीटर घर गांव में आप घरों में यूज करते हैं वो भी एक तरीके से एज ए रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट जो एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं बल्कि एनर्जी को स्टोर करेंगे या डिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। वहीं पर दूसरा अगर हम एलिमेंट बात करें पैसिव सर्किट का, तो वो है आपका इंडक्टर्स। ठीक है, अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां पर आपकी करंट पास होती है फ्रॉम देम। उससे जब आपकी इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है तो वहां पर जो एनर्जी वो स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, और इसका काम क्या होता है, अपोज चेंज इन द करंट। करंट में जो चेंजेस होते हैं उसका अपोज करता है, यानी कि करंट में चेंजेस ना हो, फ्लक्चुएशंस ना हो, उसका अपोज करता है इंडक्टर। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे ट्रांसफार्मर हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे डिटेल में, और इलेक्ट्रिक मोटर्स, इनमें यूज किए जाते हैं आपके इंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों पैसिव एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो थर्ड एलिमेंट है वो है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम है स्टोर करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है आपका कैपेसिटर, और इसका काम है अपोज करना चेंज इन द वोल्टेजेस। इंडक्टर का काम था अपोज करना चेंज इन करंट, और वहां पर वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था कब, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज। ठीक है,
रियल लाइफ एग्जांपल में मैंने कैमरा फ्लैश बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, एंड पावर सप्लाई जहां पर आप फिल्टर्स की तरह यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तीनों एलिमेंट्स जो एज ए वर्क करते हैं पैसिव एलिमेंट, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब एक और एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ट्रांसफार्मर। वो भी एक तरीके से पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है। कैसे? ये इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो सर्किट्स के बीच में, और किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये पावर को जनरेट नहीं कर रहा है, जैसा कि हमारा मेन उद्देश्य है। क्या? देखिए, अगर मैं यहां पर लेकर चलूं, डू नॉट जनरेट द एनर्जी, जो एलिमेंट एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं खुद से, वही तो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं ना। तो वैसे ही आपका ट्रांसफार्मर का काम है केवल और केवल ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिटवीन द टू सर्किट्स, दो सर्किट्स के बीच में, थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑफ्टन चेंजिंग वोल्टेज लेवल, वोल्टेज के लेवल को चेंज किए। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है जो कि वर्क एज ए पैसिव एलिमेंट करता है। जैसे पावर एडेप्टर, जो आपके फोन के एडेप्टर्स होते हैं चार्जिंग वाले, उनमें आप इसका यूज करते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर में आप इसका यूज करते हैं। डिफरेंट जगह पर आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि एक पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो आई होप ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की। तो वहां पर पैसिव एलिमेंट क्या थे? पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट थे जो एनर्जी जनरेट नहीं करते थे। तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे? जो एनर्जी जनरेट करते हैं। भाई देखो, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव का मतलब आप समझिए कि एनर्जी जनरेट करना है, बस। अब जब एक्टिव एलिमेंट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो पैसिव एलिमेंट जो होंगे वो एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बस कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और ये क्या करते हैं? कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, और इस काम को करने के लिए इनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत होती है, यानी कि बाहर से आपको कोई ना कोई बैटरी या कोई ना कोई सप्लाई इनको देनी होगी, तभी ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो आई होप एक्टिव सर्किट एलिमेंट की जनरल डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या क्या आपके एक्टिव सर्किट एलिमेंट होते हैं, तो सबसे पहले है आपका वोल्टेज सोर्सेज। तो वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो एक्टिव सर्किट एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कैसे? देखिए, वो वोल्टेज सोर्स का काम क्या होता है बेटा? वोल्टेज सोर्स का काम होता है एनर्जी को जनरेट करके सर्किट को प्रोवाइड कराना, है ना? क्लियर है? तो प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज टू द सर्किट। भाई ये सर्किट के लिए जनरेट कर रहा है ना एनर्जी, तो इसलिए इसको आप एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज। जैसे कि आप देखते हैं ना, 9 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। इज दैट क्लियर? एग्जांपल में जैसे बैटरीज हो गई हैं, आपकी पावर सप्लाई हो गई है। जब आप एक कंप्लीट पावर सप्लाई बनाते हैं ना, कि 9 वोल्ट की पावर सप्लाई जा रही है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई जा रही है, तो दीज आर द एक्टिव सर्किट एलिमेंट। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं करंट सोर्स की। इसी के साथ दूसरा जो एक्टिव सर्किट एलिमेंट है वो है आपका करंट सोर्स। ठीक है, अब करंट सोर्स का काम भी क्या है? ये भी तो एक तरीके से प्रोवाइड करा रहा है ना करंट, है ना? तो प्रोवाइड ए कांस्टेंट करंट रिगार्डलेस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दैम, यानी कि जो करंट सोर्स है जिसको आप कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं, आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेस क्या होते हैं, है ना? तो जब हम करंट सोर्स की सिंपल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराने का काम करता है आपका करंट सोर्स। वोल्टेज कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना? जैसे आपने न्यूमेरिकल करते समय देखा भी होगा कि ये आपका इस तरीके से 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ये बैटरी लगी होती है, जहां पर आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है या 9 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये आपके क्या है? वोल्टेज सोर्सेज हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे एलईडी ड्राइवर्स होते हैं, तो वो भी एक तरीके से करंट सोर्स हैं। करंट रेगुलेटेड पावर सप्लाईज, यानी कि करंट को रेगुलेट करने वाली जो पावर सप्लाई है वो भी एक एग्जांपल है आपका करंट सोर्स का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप दोनों सोर्सेज आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि एक्टिव सर्किट एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डायोड। डायोड भी एक तरीके से आपका एक्टिव सर्किट एलिमेंट की तरह काम करता है। कैसे? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है अलाउ द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका काम है केवल और केवल करंट के फ्लो को एक डायरेक्शन में करना, है ना? एक्टिंग एज ए वन वे वाल्व फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ये एक तरीके से वन वे का काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, क्लियर? इसका आपने सिंबल भी देखा होगा बेटा, सिंबल भी कुछ इस तरीके का इसका होता है, जो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इज दैट क्लियर? एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफायर हो गया, जैसे कि पावर सप्लाई में हम यूज करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, 12th में आप पढ़कर आए होंगे फिजिक्स में, है ना? तो वो रेक्टिफायर में आप डायोड का ही यूज करते हैं, तब आपकी पावर सप्लाई कंप्लीट होती है, जिसमें आप रेक्टिफाई कर लेते हैं एसी कंपोनेंट्स को। ठीक है, आगे बात करें एलईडी
एलईडी लाइट्स में भी आप देखते हैं वहां पर करंट का जो फ्लो है वो वन डायरेक्शन में होता है, बस यहां पर आपका जो आउटपुट है वो लाइट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो एलिमेंट है एक्टिव कंपोनेंट्स, वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर भी इसी कैटेगरी में आता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? ट्रांजिस्टर का काम होता है एज ए स्विच या एम्पलीफायर करना, है ना। एक्ट एज ए स्विचेस और एम्पलीफायर्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट को के फ्लो को कंट्रोल करके एज ए स्विच या एम्पलीफायर की तरह काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ? जैसे आप बोलते हैं ना ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, मतलब आप ट्रांजिस्टर को एज ए, जो आपके बोर्ड में स्विच लगे होते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसमें आप ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एम्पलीफायर्स इन द ऑडियो डिवाइसेस, जैसे आप एम्पलीफायर लगाते हैं ना घरों पर अपने ऑडियो जो फाइल होती है उसकी आवाज को बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे आपके डीजे होते हैं, डीजे क्या करते हैं, बहुत साउंड जनरेट करते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, है ना। माइक्रो प्रोसेसर्स में आप ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, और आपको पता ही है जब से ट्रांजिस्टर आए हैं तब से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिनेरियो है वो बदल गया था, है ना। जो एक एक रूम के आपके क्या होते थे, कंप्यूटर होते थे, वो छोटे होकर आपके टेबल पर और आपके हैंड में आ गए हैं। वो सब कमाल केवल और केवल ट्रांजिस्टर्स का है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब अगर हम बात करें एक्टिव कंपोनेंट्स की, तो अभी तो हमने एलिमेंट पढ़े हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स कैसे डिफर होते हैं, तो जनरली बस इसको थोड़ा सा समझेंगे। दोज डिवाइसेस या कंपोनेंट्स व्हिच रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स टू ऑपरेट इन द सर्किट आर कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने अभी जो पढ़ा वो किस तरीके से पढ़ा है, वो हमने आपको बताया कि एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, और एनर्जी जनरेट करने के लिए उन्हें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। तो यहां पर भी ये लिखा है कि वो कंपोनेंट्स या वो डिवाइसेस जिनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेट करने के लिए, वो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एससीआर है, एटसेट्रा, बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के। एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, आपको पढ़ के इसको क्लियर हो जाएगा। जैसे डायोड को हम एक्टिव कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो यहां पर एक वोल्टेज लेवल तक पहुंचने के लिए, यानी कि इसको सप्लाई देनी जरूरी है, तभी ये वर्किंग में आएगा। जैसे अगर जर्मेनियम का डायोड बना हुआ है तो उसको नीड है 0.3 वोल्ट की, तभी ये काम करेगा। या फिर अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो उसके लिए 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तभी ये ऑन होगा। ठीक है, वहीं पर दूसरे साइड में अगर हम देखें पैसिव कंपोनेंट, तो पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स है जिनको काम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब ये जो लाइन है इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि इनको काम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पे सप्लाई देंगे तभी ये काम करेगा, या सप्लाई नहीं देंगे तो ये भी तब भी काम करेगा, नहीं बेटा। इसका कहने का मतलब ये है, अभी हमने डायोड का एग्जाम्पल देखा बेटा, है ना। डायोड के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, अगर आपका जर्मेनियम का डायोड बना हुआ है तो इसको नीड है 0.3 वोल्ट तक जाने की। जब तक आप 0.3 वोल्ट सप्लाई उसको नहीं देंगे तब तक वो वर्किंग में नहीं आएगा, है ना। अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो उसको नीड है 0.7 वोल्ट की, यानी कि 0.7 वोल्ट आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका डायोड वर्किंग कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर हम पैसिव कंपोनेंट की बात करें, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इनको नीड नहीं है कि आप उतनी डिजायर्ड अमाउंट में, किसी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड अमाउंट में उनको सप्लाई प्रोवाइड कराएं तभी वो वर्क करेंगे, नहीं। उनको जैसे ही आप सोर्स से कनेक्ट करेंगे दे विल ऑपरेट या दे विल कंडक्ट। क्लियर है? तो ये आपके पैसिव कंपोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल ही दिया हुआ है डायोड के कंपैरिजन में रजिस्टर का, तो रजिस्टर को रिक्वायरमेंट नहीं है 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट की। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे आप सर्किट की सप्लाई से, वैसे ही ये स्टार्ट कर देगा काम करना और रेस्पॉन्ड इंस्टेंटली इन द सर्किट विदाउट नीडिंग एडिशनल या स्पेसिफिक वोल्टेज लाइक इन केस ऑफ द डायोड। क्लियर है? ऐसे ही रजिस्टर के साथ साथ सेम एज ए इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। इनमें से किसी को भी रिक्वायर नहीं होती है कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिस पर ये काम करना शुरू करें। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव कंपोनेंट या पैसिव कंपोनेंट किसी तरीके से भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर वो पूछ ले, आप आराम से करके आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट आपको बता दिए थे, काम खत्म। लेकिन अगर एक्टिव एलिमेंट की जगह एक्टिव कंपोनेंट वर्ड आ जाता तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो वहां पर कंफ्यूज हो जाते कि हमने तो एक्टिव एलिमेंट पढ़ा है, ये एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है। तो उसी के लिए मैं यहां पर इन दोनों को भी इन्वॉल्व किया और विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ जाएं एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो
अगर मैं एक लाइन में या फिर सिंपल बात करूं यहां पर, तो पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जो स्टोर या डिसिपेट करते हैं एनर्जी को, जिसमें एग्जांपल हो गया रजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का। ठीक है, सिंपल। और एक और लाइन मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनको आपके किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट की, वो एलिमेंट जो जनरेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं एनर्जी को, वो आपके एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, या अदर सोर्सेज जो हैं जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, वो आपके एक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं। और इनको वर्क करने के लिए आपके स्पेसिफिक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ये काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका एक कंक्लूजन हो गया एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। ये हमें मोटिवेट करता है और बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बस आप वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सोशल अकाउंट पर, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और जिन बच्चों को लाभ उठाना है, अपनी तैयारी को मजबूत आधार देना है, वो वीडियो का लाभ उठा सके और एक्सटर्नल एग्जाम में AKTU के अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। देखिए, यहां पर मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो भी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सके। उसके लिए जितना पॉसिबल होगा वो सारी चीजें आप लोगों के लिए की जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।